हरियाणा से हमारे सम्माननीय आदरणीय बाबला जाट जी, आप ऑर्गेनिक पर काम कर रहे हैं और वर्तमान में पंजाब में वृक्षारोपण के कार्य में लगे हुए हैं। हमने उन्हें आमंत्रण दिया था कि आप नर्मदापुरम में आइए, परंतु विशेष कार्य होने के कारण वो उपस्थित नहीं हो रहे हैं। आज वो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और अपने जो पंजाब में काम कर रहे हैं उसके संबंध में सदन को अवगत कराएं। आदरणीय बावला जाट जी। जुड़े नहीं है। अच्छा, जी 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 जी, तो फिर से उन्हें फोन करना है। ठीक है जी। कविता जी, हेलो। आवाज आ रही है? ओम आ रही है? गिटार की तैयारी कर लो। ओके, कर ली की तैयारी? हाँ हो गई। हो गई। जब तक आदरणीय बाबला जाट जी जुड़ते हैं तब तक आदरणीय दिनेश सिंह सेमवाल जी योग क्लास को आगे बढ़ाएं। जी आदरणीय, धन्यवाद। सभी आदरणीय सदस्यों को प्रणाम। और क्या मेरी आवाज आ रही होगी सर ना? जी आ रही है। जी जी धन्यवाद सर। आदरणीय बाबला जाट जी जब तक जुड़ते हैं, और हमने पिछली कक्षाओं में भी देखा कि आदरणीय बावला जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं जैविक पे। और वो खासकर तब चर्चाओं में ज्यादा रहे जब उन्होंने अपने जो घर में एक शादी थी और उसमें जैविक भोजन परोसा, तो सभी लोग देखते रह गए और लोगों ने खूब चाव से खाया और लोगों के कमेंट्स भी आए कि ये जो भोजन है, वैसे सामान्यतः शादी पार्टी इन व्यवस्थाओं में भोजन जब करें तो बाद में थोड़ा पेट भारी लगता है, लेकिन उनके यहाँ जितने लोगों ने भोजन किया उन्हें लगा कि और ये जो है सुपाच्य भोजन है, और इस तरह के आयोजन जब हम करें तो सभी ये करना चाहें कि जैविक भोजन, जैविक आहार का सबको परोसा जाए। तो इसी क्रम में ये देखने को मिल रहा है, जैसे कि अभी हमने 2 दिन पहले आदरणीय पवन सर जी को सुना जो बैंकॉक में हैं और थाईलैंड में हैं, कि वहाँ की जो भोजन व्यवस्था के बारे में, भोजन की संस्कृति के बारे में उन्होंने बताया। या बहुत बार हम जो हमारे अन्य मेहमान जो विदेशों से जुड़ते हैं, अन्य देशों से जुड़ते हैं, वो भी भोजन पे बहुत चिंता जाहिर करते हैं कि आ, वहाँ पे शाकाहार जैविक भोजन नहीं मिल रहा है आजकल। आहार जो कि एक शाकाहार हो गया, दूसरा उसमें कभी कभी मांसाहार हो गया जो लोग लेते हैं, लेकिन बीच में एक वीगन फूड जो कि हमारे 2 दिन पहले मुख्य अतिथि थे बिश्नोई जी, वीगन फूड पे भी उन्होंने चर्चा रखी। और चर्चा ये रखी कि सब जो है जी आदरणीय मेहरा जी कुछ कह रहे हैं क्या? जी सर, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ वो, हाँ, तो वीगन फूड पे भी चर्चा हो रही है आजकल। लेकिन वीगन फूड जो कि शाकाहार माना जाता है, इसमें जी जी ओम। जी ओम सर, ओम सर। बाबला जाट जी जुड़ गए हैं हमारे मुख्य अतिथि आज के। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी सर।
तो जी आदरणीय मेहरा जी, आपसे निवेदन है कि हमारे मुख्य अतिथि जी को सादर आमंत्रित करेगा आज की चर्चा के लिए। जी धन्यवाद। तो शायद सर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ मैं फिर से पुनः करता हूँ। जी ओम, जी तब तक आप बुलाइएगा। जी 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 तब तक आप अपनी चर्चा चालू रखें, मैं उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूँ। जी बढ़िया सब बढ़िया, आप करिएगा, संपर्क करिएगा। तो हम आदरणीय सदस्य, हम बात कर रहे थे कि आहार पे, शाकाहार पे और साथ में जो वीगन फूड की जो चर्चा जो हो रही थी। लेकिन ये लगता है कभी कभी और बीच में हमें ये समझ में भी आता है कि हम जब शाकाहार, भारत का तो जो भोजन जो आहार है वो युगों से बहुत ही प्रचलित है, लेकिन वीगन फूड की चर्चा क्यों चली? तो मैंने कुछ लोगों से, कुछ एक्सपर्ट से और कुछ कार्यकर्ताओं जो कि भोजन के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनसे बात करी। जब परसों हमारे मुख्य अतिथि आए तो बहुत सारे लोगों का मानना था कि ये हम ऐसी चर्चाएं भी सामने आई कि एक तो वो लोग वीगन फूड, वीगन नाम नाम उन्होंने दिया है, जो पहले करते आते थे, जो मांसाहार करते थे, शाकाहार उनको मिलता नहीं था, और वो शाकाहार की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो अपना नाम, अपना अपना ब्रांड अपना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ब्रांड और कहीं ना कहीं अपने उत्पादों को आगे ले जाने की भी इसमें मंशा है, इस तरह की बात भी थी। लेकिन कुछ कुछ हद तक तो शाकाहार को आ, बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन हम भारतीय होने के नाते क्यों ना हम अपने ही शाकाहार को और अपने ही जैविक आहार को आगे बढ़ाए। ये चर्चा उस दिन हुई मेरे कुछ साथियों से जो कि भोजन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही अच्छी बात यह है कि जो हमारा जो योगाहार है, स्वैच्छिक योगाहार, लगातार 500 से भी आगे चल रहा है, इन दिवसों से आगे चल रहा है। तो इस तरह की आवश्यकताएं अलग अलग मंच पर लोग जाहिर कर रहे हैं कि ऐसे प्रोग्राम हों, ऑफलाइन या ऑनलाइन। और ये खासकर हमारे जो हम भोजन कैसे उगाएं और भोजन कैसे परोसें और उसकी मार्केटिंग की अन्य अन्य मंचों पे भी ये चर्चा है। लेकिन इस तरह का स्वैच्छिक रूप से जो लगातार क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ना थोड़ा मुझे नहीं लगता कि अन्य किसी माध्यम से आगे बढ़ रहा है। मैंने कुछ लोगों से चर्चा करी इसी योगाहार के बारे में, तो लोगों का ये कहना था कि ये जो योग और साथ में आहार, और आहार की भी विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं, विभिन्न जो शाखाएं हैं, जैसे कभी हमारी मुख्य अतिथि आ जाते हैं, मिट्टी पे बात करते हैं, सॉइल पे बात करते हैं, उसके पोषण पे बात करते हैं, और भोजन उत्पादन से लेकर के मार्केटिंग तक की बात करते हैं। तो ये जो विषय है, ये योगाहार में, स्वैच्छिक योगाहार में यूनिक है, विशिष्ट है। तो बहुत सारे लोगों ने ये जाहिर किया है कि इस चीज को आगे बढ़ाना और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जनपदों में ऑफलाइन भी इस अभियान को बढ़ाना जरूरी है। इस तरह की चर्चाएं सामने आई हैं। जी तो जी जी ओम, जी सर, जी सर, जी सर। मैं निवेदन करूं। आप सादर आमंत्रित करिएगा सर। जी जी, धन्यवाद। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय बाबला जाट जी, आप हरियाणा से हैं और आप पहले भी हमारे मुख्य अतिथि रह चुके हैं। आपने जैविक पर, ऑर्गेनिक पर बहुत अच्छा काम किया है, परंतु वर्तमान में वह पंजाब में अपने कुछ काम में लगे हुए हैं, वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं, पर्यावरण पे काम कर रहे हैं। तो मैं उन्हें आदर सहित आमंत्रित करता हूं कि पंजाब में जो आप काम कर रहे हैं उसके संबंध में हमारे सदन को अवगत कराएं। और मैंने आपसे निवेदन भी किया था नर्मदापुरम के लिए, तो व्यस्तता के कारण आप नहीं आ रहे हैं। तो आप जो है हमें अपने आशीर्वचन इस सदन को इसके माध्यम से ही प्रदान करें। ओम। आदरणीय बाबला जाट जी। ओम सभी साथियों को। मैं सुमेर सिंह बावला जाट
ऑर्गेनिक कृषि फार्म डाणीमाऊ, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, छोटी काशी, हरियाणा। सर अभी पिछले महीने 2 महीने पहले चौथे महीने की 6 तारीख को गुड़िया की शादी की थी। ऑर्गेनिक शादी के नाम से जो है ना उसके अंदर खाना परोसा गया था। और अभी मैं आया हुआ हूँ पंजाब, और पंजाब रोपड़ के अंदर है। यहाँ पार्टी की जमीन है, 200-250 एकड़ जमीन है। तो कुछ तो जमीन डेवलप कर चुके हैं और कुछ जमीन जो है वो बगैर डेवलप की हुई है। वहाँ पेड़ पौधे झाड़ जंखाड़ खड़े हैं। तो लगभग 80 एकड़ जमीन में यहाँ मैं खेती करवाने की कोशिश करूंगा। तो उसमें हम बागवानी का रूप दे रहे हैं। बागवानी के साथ साथ हम सब्जी और अपना गेहूं, सरसों, चना ये सब चीज लगाएंगे। और सभी ऑर्गेनिक के लिए मेरे को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। मैं यहाँ 2 सवा 2 महीने से आया हुआ हूँ और जैविक में ही हम काम करेंगे यहाँ। तो जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोजर बस। तो हमारा मेन माध्यम यही था कि मेरा लगभग 2-3 साल से मानना था कि भाई पंजाब के अंदर अगर अपनी एंट्री हो तो पंजाब का जो क्षेत्रफल है वो आय के साधन में ज्यादा है, जमीन भी नशीली है और इंसानों के अंदर भी जबरदस्त नशे आए हुए। क्यों ना हमारे माध्यम से 2, 4, 6, 10 आदमी भी अगर उस चीज को छोड़ते हैं, जमीन वाले नशे को छोड़ते हैं या शरीर वाले नशे को छोड़ते हैं, तो भी हमारा सौभाग्य रहेगा। क्योंकि ये एरिया बहुत नशीला हो चुका है। आप सभी को ज्ञात है इस बारे में कि पंजाब के अंदर बहुत जबरदस्त दोनों चीज के लिए खतरा मंडरा रहा है, और ये खतरा हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो इसलिए जो है ना हमने थोड़ी सी कोशिश की और हम यहाँ आए हुए हैं और इसके अंदर फ्रूटिंग करेंगे। अभी 9.5 लाख रुपए के लगभग पेड़ आए हुए हैं। अभी और पेड़ मार्च में आएंगे। तो हम इसमें फ्रूटिंग प्लस अपना सब्जी का और अनाज तेल दाल का करेंगे। तो हमारा माध्यम यही है कि भाई जैसे जैसे भी अगर हम 2-4 साल में भी अगर कोई एरिया ऐसा पकड़े, हम तो खुद कर ही रहे हैं, तो हमारे अकेले करने का फायदा नहीं है। और नया सिस्टम कहीं भी अगर अपने को मिलता है तो कोशिश करते हैं व्हाट्सएप के भी जरिए, फोन के जरिए या ग्रुपों के माध्यम से भी जो है ना किसानों को थोड़ा बहुत प्रेरित करो ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। मैं इस मंच के माध्यम से काफी चीज सीखी है, देखी है और आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदापुरम वाली मीटिंग के लिए मैं खुद तैयार था लेकिन नहीं आ पाऊंगा क्योंकि अभी यहाँ जो है सिस्टम शुरू होना है, तार बाढ़ चालू है। अभी आज ड्रिप का काम चालू होगा और ड्रिप के ऊपर ही सारी चीजें हम खड़ी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उसमें हमें पानी भी बचाना है। पानी हमारे लिए एक बहुत ही खतरा महसूस हो रहा है। हर रोज काफी किसान साथी कहते हैं कि भाई मेरे एरिया में पानी नहीं है या पानी है तो कम है। तो ड्रिप एक ऐसा माध्यम है जिससे हम 2000 लीटर में भी अपना 1 एकड़ की सिंचाई आराम से कर सकते हैं। एक दिन का अगर अपने पास 1500-2000 लीटर पानी है तो भी हम अपनी खेती 1 एकड़ की कर सकते हैं। करना यह है कि उसमें ड्रिप लगानी पड़ेगी अपने को, और उसी माध्यम से हम यहाँ पानी बहुत है लेकिन उसका फायदा, उसे वेस्टेज नहीं करना, लोगों को ये दिखाना कि कम पानी में भी कैसे खेती होती है। यहाँ तो खुले पानी चलते हैं, कोई मोटर बंद करने को तैयार नहीं है कि नहीं नीचे पानी आ रहा था। आज तो नीचे पानी है, अगर जेब से हम पैसा निकालते निकालते रहेंगे, डाल लेंगे नहीं, तो वो जेब कितने दिन भरी रहेगी। किसी दिन तो इस पृथ्वी का पानी हम खत्म करेंगे और वो हमारा विनाश का ही कारण बनेगा। इसलिए जो है वो प्रेरित के तौर पे और हमें कम खर्चा करना पड़े
उर्वरक कम डालने पड़ेंगे, उसको ताकत कम देनी पड़ेगी। ड्रिप के जरिए जो है ना नॉर्मल ताकत दे दी तो भी काम चलेगा और अच्छी पैदावारी होगी। इसलिए जो है वो ड्रिप का भी माध्यम हमने ये करके शुरू किया है। तो पहले इसमें हम ड्रिप लगाएंगे, ड्रिप लगाने के बाद पेड़ लगाएंगे और बीच के बेड के ऊपर ही कोशिश करेंगे कि हम खेती लें। बेड का ऊपर भी एक माध्यम है, आसिफ शरीफ पाकिस्तान का एक मॉडल है, सब सोइलर फिर बेड के ऊपर खेती को लाना। बार बार खेत की जुताई करना भी हमारे लिए एक खतरा महसूस हो रहा है। और वो खतरा ये है कि जब भी कॉलोनी कोई भी बैक्टीरियाज बनाता है तो उसकी कॉलोनी हम 4-6 महीने में तोड़ देते हैं जुताई करके। एक बार इधर माटी को उल्टा पुल्टी किया, एक बार उधर माटी को उल्टा पुल्टी किया, तो वो बैक्टीरिया जो है वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। भाई हमने नया मकान बनाया, आज 6 महीने के बाद उसको कहीं ना कहीं से तोड़ना पड़ गया, दोबारा से फिर उसको डेवलप कर रहे हैं। भले ही हमारे पास पैसे हैं लेकिन हम परेशान हो जाएंगे। हर तीसरे दिन यहाँ भी आज चिनाई लगा दी, उसके बाद दोबारा यहाँ से तोड़ के फिर चिनाई लगा दी, तो हम खुद परेशान होते हैं। तो उसी तरह बैक्टीरिया भी परेशान होता है, उसमें तेल का खर्चा बढ़ता है, ट्रैक्टर का खर्चा बढ़ता है और हमारी परेशानी होती है। उसके साथ साथ बैक्टीरिया एक्सेप्ट होता है। तो हमने ये सोचा है कि अपना बेड के ऊपर ही खेती करनी, सिर्फ बेड को बना दिया, दोबारा से अपने को फसल बोनी है तो उस बेड को तोड़ना नहीं है, उसी बेड के ऊपर दोबारा से फसल लगा देनी है। आजकल ऐसी मशीनें बन चुकी हैं जिससे हम प्याज से लेके और चने तक की बिजाई कर सकते हैं। ऐसी मशीनें विकसित कर ली हैं। आसिफ शरीफ जी ने वहां से उसकी ड्राइंग भेजी, ड्राइंग भेजने के बाद यहाँ मिस्त्रियों से बात की और मिस्त्रियों ने वो चीज बनानी शुरू कर दी। तो वो मशीनें बन चुकी हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है और हम बेड के ऊपर खेती आराम से कर सकते हैं। सब सॉइलर एक हल है, लगभग 32 इंची से 36-38 इंची तक लंबा होता है, उसको सब सॉइलर बोलते हैं। जो आज हमारी जमीन के अंदर हम धान बोते हैं या दूसरी कोई भी फसल बोते हैं, पानी लगाते हैं, तो हमने जमीन को इतना फरस बना दिया है, पत्थर बना दिया है कि उसके अंदर पानी नहीं जा पा रहा। फसल एक बार अच्छे से लहलाएगी, फिर इसकी जड़ नहीं चल पाएगी क्योंकि नीचे पत्थर है। तो वो सब सोइलर अगर जमीन के अंदर दोनों साइड से हमने 6-6 फीट के दौरान में निकाल दिया तो उसका जो है वो पानी का आवागमन नीचे हो जाएगा, वो परत टूट जाएगी क्योंकि जैसे ही पानी घुसेगा तो धीरे धीरे उस परत को तोड़ता चलेगा। जमीन में पानी जाएगा, जमीन में पानी जाएगा तो वाष्पीकरण होगा, चवे की क्षमता भी बढ़ेगी। और जो आजकल बाढ़ आ रही है, सूखाग्रस्त हो रहा है, तो जमीन के अंदर भाप नहीं निकलना, वाष्पीकरण नहीं होना, उसका कारण हम तो यही मानते हैं कि जमीन का टाइट होना। अगर हर किसान साथी सब सॉइलर निकाल देता अपनी जमीन के अंदर तो ये स्थितियां नहीं आएंगी। ग्लोबल वार्मिंग का आज के दिन जो एक नया क्रेज चला हुआ कि हाँ होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम जो है ना, जब धान लगाते हैं तो जमीन को बिल्कुल पत्थर बना के लगाते हैं। काफी साथियों ने ऐसे बेड के ऊपर लगाए हैं धान, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन लगभग किसान साथी का मानना ये है कि जमीन के अंदर अगर पानी नहीं भरेंगे, पानी नहीं खड़ा होगा तो फसल नहीं होगी। ये हमारे किसान की कमजोरी है, उसके दिमाग को बांध दिया गया है। पानी खड़ा होगा तो उसके अंदर ज्यादा उर्वरक देने पड़ेंगे, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, एक चीज है, बेड के अंदर अगर हम लगाते हैं तो उसमें कुछ खरपतवार होंगे, जड़ी बूटियां होंगी,
वो हमने उखाड़ देनी है। लेकिन किसान जो है ना, उसको करने की बजाय वो पानी भरना अपना एक शौक बना लिया है, एक वो खेती का माध्यम बना लिया है। वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। एक तो हम खेत के अंदर पानी भर के छोड़ते हैं। ये मानो 2 गांव 3 गांव पूरा धान लगाते हैं। जैसे करनाल का एरिया हो गया, सोनीपत का हो गया, पानीपत का हो गया, जींद का हो गया, और पंजाब के काफी एरियाज हैं से। तो एक तो हमने पानी भर के छोड़ दिया, दूसरा ऊपर से बारिश आ जाती है। और कई बार क्या होता है कि हद से ज्यादा बारिश आ जाती है, तो वो बाढ़ आने का कारण होता है। बाढ़ आने का कारण हम खुद हैं, न कि वो परमपिता परमात्मा। क्योंकि हमने पहले ही जमीन को फर्श बना दिया, पानी कहाँ जाएगा? पानी जमीन में जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, तो वो फिर हमारे को जो है वो बाढ़ आएगी। तो हम आहिस्ता आहिस्ता किसानों को दिखाने की, सिखाने की कोशिश ये करेंगे, भाई आप इस तरीके से खेती कीजिए, इस तरह अपनी जमीन को डेवलप कीजिए, ताकि भविष्य में अपने को पानी की भी दिक्कत ना हो। क्योंकि हद से ज्यादा जो पानी आएगा वो जमीन में नीचे चला जाएगा। सवे की क्षमता बनी रहेगी, सवे की क्षमता का कायम बनी रहेगी, तो मतलब हमारे को पानी अच्छा मिलता रहेगा। तो ये थोड़े थोड़े कारण हम समझ के, पकड़ के और किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एरिया शांत है, इतना ज्यादा विकसित एरिया नहीं है। विकसित है तो सिर्फ इतना है कि आज कोई भी फसल लगानी है तो बाजार की तरफ जाओ, बीज ले आओ, या यूरिया डाया जो भी लाना है, वो दुकानदार ही बोलता है कि ये डाल दो, वो डाल दो। दुकानदार ने कभी भी 3 दिन की ट्रेनिंग नहीं की, जो कि वो हमारे को बीज, खाद या जहर दे रहा है, और उसके बताने के मुताबिक हम खेती कर रहे हैं। वो हमारी सबसे मोटी कमजोरी है। जबकि हम किसान हैं, खुद प्रैक्टिकल करते हैं। हमें वो चीज का ज्ञान होना चाहिए कि आज हमें अपने खेत में कौन सा बीज डालना है, कौन सा उर्वरक डालना है, कैसे उसकी देखरेख करनी है। इसलिए हमारा किसान पिछड़ता जा रहा है, उन कंपनियों के चुंगल में फंसता जा रहा है। फिर किसी कंपनी का माल कोई भी लेके आ गए, उसने थोड़ा सा भी रिजल्ट ठीक दिखा दिया, तो हम उसकी मार्केटिंग को लग जाते हैं कि हाँ, ये फला कंपनी का फला प्रोडक्ट इतना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। आपस में हमने जो रिजल्ट किया, जैसे मैंने 2-3 अपने खुद के रिजल्ट निकाले हैं, वो आपका जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। वैसे आपको भी जानकारी होगी शायद उस बारे। मैंने एक रिजल्ट निकाला मेरा खुद का, कि कपास के अंदर पड़ोसी ने बाजरे के अंदर स्प्रे डाल दी, घास को फूकने वाली। उसका हवा के कारण मेरे खेत की 3 लाइन में मरोड़िया आ गया। ये आज से 4 साल पहले की बात है। कपास के अंदर मरोड़िया आ गया 3 लाइन के अंदर। मैंने उसके अंदर कली चूना का स्प्रे का प्रयोग किया, रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। साइंटिस्ट लोगों को बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई इन पौधों को उखाड़ के आप जमीन में गाड़ दो, नहीं तो ये आगे बढ़ेगा। ये वायरल है। अभी मेरा वो सिस्टम ठीक आया, मैंने काफी किसान साथियों को बताया, लेकिन किसान साथी आगे नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि वो माल कंपनी का नहीं है, वो अपना खुद का है। एक दूसरा, मैंने खुद रिजल्ट निकाल के देखा कि अपनी फसल पीली हो चुकी है, पानी की वजह से या उसको उर्वरक कम मिलने की वजह से। तो अपने खेत के आसपास में, खेत के अंदर जो जड़ी बूटी घास फूस खड़ा है, 2 4 6 प्रकार का, वो कोई भी घास रहने दो, वो फसल न आए उसका साथ में, उसको अगर हम उखाड़ के बारीक काट के उबाल लेते हैं 50-60 लीटर पानी में, लगभग उसकी
50-60 किलो वजन होना चाहिए। उसको अगर हम उबाल के 200 लीटर पानी में मिला के या 150 लीटर पानी में मिला के फसल में स्प्रे दे देते हैं, तो फसल के अंदर इतना हरा भरापन आ जाएगा कि आप महसूस ही नहीं कर पाओगे कि ये कहां से कैसे हुआ। किसान आगे नहीं बढ़ाना चाहता उस चीज को कि नहीं जी इसके अंदर क्या डालें, यूरिया डालें, क्या डालें, डाया डालें, पोटास डालें, सल्फर। ये किसानों के दिमाग को बांध दिया गया है। किसान को बार बार हम समझाते हैं कि भाई आप जो है अपना देसी तरीके से खेत में ही, जिसको हम खरपतवार समझ रहे वो खरपतवार नहीं है, जड़ी बूटी है। हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, यही तो चीज करते थे। हमारे बुजुर्ग, हमारा खुद का भी किया हुआ है। जैसे इस टाइम में या इससे पहले बारिश के टाइम में फोड़े फुंसी निकल आते थे। करेले की बेल को रगड़ के हथेली के अंदर और उसका जूस अगर उस फोड़ा फुंसी के ऊपर लगा दिया तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता था। आज सेफ्ट्रान खाओ, फलान खाओ, डिमका खाओ, ये ट्यूब लगाओ, वो लगाओ। ये कमजोरियां हैं हमारी। जब उन चीजों से वो लोग ठीक करते थे, हमारा मेरा खुद का देखा हुआ है, मेरा खुद का तजर्बा किया हुआ है। और आज पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या आ गया कि सिर्फ उसकी मार्केटिंग करना और उसको बढ़ावा देना। तो हम इन चीजों से बचने के लिए जो है ना यहाँ आए हुए हैं और कुछ करके दिखाएंगे, किसानों को आगे बढ़ाएंगे। कोशिश हमारी यही है, लगे हुए हैं। जो भी रहेगा आपके माध्यम से और साथियों के माध्यम से हम कुछ न कुछ देख सीख के आगे बढ़ रहे हैं और करेंगे कोशिश कि ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े, जैविक को आगे बढ़ाएं ताकि हमारे परिवार जो है वो आगे बढ़ सके। नहीं तो यहाँ पे एक चीज मैंने देखी है, कैंसर, शुगर और ये नशे बहुत ज्यादा है। बाजार में से सब्जी खाने को दिल नहीं करता, इतना जहर है। मैं यहाँ 2 सवा 2 महीने से आया हुआ हूँ, तो यहाँ मैंने देखा है कि सिर्फ दाल वगैरह बना के ही हम काम चलाते हैं। हरी सब्जी बहुत कम लेके आते हैं क्योंकि बाजार की दाल सब्जी लाने का कोई भी औचित्य नहीं है। टमाटर वगैरह इतना गंदा हो चुका है सब सिस्टम कि खाने को दिल नहीं करता, हजम नहीं होता। तो ये चीजें जो है वो हमारी समझ में नहीं आ रही कि लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, अपनी जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। उसी चीज को जगाने के लिए, देखने के लिए, समझाने के लिए हमने ये टारगेट चुना और आप सबके माध्यम से हम इस टारगेट को आगे बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और आप सभी से कुछ न कुछ देख सीख के जो भी बन पड़ेगा वो उसको जो है ना आगे बढ़ाएंगे, सीखेंगे। और हो सका तो हम एक बार इस एरिया को डेवलप कर लेते हैं, फिर अगली साल का जो प्रोग्राम रहेगा वो एक हम यहाँ आपकी भी मीटिंग करवाने की कोशिश करेंगे। और हमने यहाँ बाबू लोगों को बोला है कि भी थोड़ी जगह हमारे को ऐसी करके दे दो जिसमें 10-20 किसान आ जाएं। तो मैं यहाँ एक कोशिश कर रहा हूँ, एक पहल कर रहा हूँ कि 10 दिन में, 15 दिन में एक मीटिंग हो यहाँ के लोकल किसानों की, एक लोकल ग्रुप बने ताकि वो 10 दिन का या 15 दिन का कोई ऐसा टारगेट रखें कि वहां पे हम इकट्ठे होके एक छत के नीचे और उनको प्रैक्टिकल करवाने की कोशिश करें। एक दूसरा मेरा माध्यम ये है कि यहाँ जब भी ये सिस्टम खड़ा हो जाएगा उसके बाद एक ट्रेनिंग सेंटर ओपन करने की इच्छा है मेरी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी कि किसान आए, खाना फ्री, वो खुद अपने हाथ से, ये नहीं है कि हम बोर्ड पे लिखवा के, वो महीना 2 महीना 6 महीना अपना अगर ट्रेनिंग करना चाहेगा तो खुद अपने हाथ से खेत में प्रैक्टिकल करके देखे। खाना उसको फ्री मिल जाएगा, रहने के लिए जगह मिल जाएगी
और वो मेहनत करके खुद देखे कि भी इस चीज के अंदर हमने ये चीज डाली, इसका ये फायदा हुआ, तो वो चीज भी हम करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए हमारे को 4-6 महीने का टाइम लगेगा जी। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए, मैं मंच ने इतना मेरे को टाइम दिया, इसके लिए मैं मंच का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। जी ओम, आपका बहुत बहुत आदर सही सम्मान। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिस जमीन पर आप अभी काम कर रहे हैं, उस जमीन को आप कह रहे हैं बहुत खराब हो चुकी है, तो क्या आपने उसकी मिट्टी की जांच करा करके, जैसे ये वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि उसका पीएच इतना है, फास्फोरस इतना है, पोटास इतना है, नाइट्रोजन इतना है, तो ऐसे ही यदि कोई आपने जांच की हो उसकी, तो कृपया बताने का कष्ट करें। ओम सर, ये जिस जगह पे हम बैठे हैं, जो जगह हमारे पास ली गई है, वो जगह जो है वो जंगल तोड़ के तैयार की गई है। यहाँ जंगल थे, अच्छा अच्छा। यहाँ जंगल थे, इस जमीन में कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। हाँ हाँ। जो नीचे पदरी की हुई जमीन है, वो बहुत ही दूषित है। तो वो ये दूषित कैसी है सर? दूषित, नया जंगल जब हम तोड़ते हैं, तो हम तो यहाँ पर ये मानते हैं कि वो बहुत अच्छी जमीन होती है। ये अच्छी जमीन है सर, हाँ ये जमीन अच्छी है, लेकिन दूसरी जो पदरी की हुई जो समतल जमीन है, जो गांव जी समाज वाली, जी। उसके बारे में बता रहे हैं, वो दूषित जमीन है। हाँ, तो उसके संबंध बताइए सर। वो ज्यादा दूषित है, लेकिन वो जमीन अपने पास नहीं है, वो तीन ही के पास है, बस जो यहाँ के लोकल हैं। दूसरी बात, जो जंगल तोड़ रहे ना, उस जमीन को मैं देख रहा हूं अभी 2 महीने से, लोग इतना यूरिया डाया, समझ में नहीं आता कि क्यों डाल रहे हैं। भाई, जब उस जमीन के अंदर इतने खनिज पदार्थ पड़े हैं, ऑलरेडी वो जमीन डेवलप हो रही है आराम से, फिर भी लोगों के दिमाग में वही है कि यूरिया डालो, डाया डालो। तो ये चीजें खराब हो रही है ना। बाकी इस चीज का जो है ना, हमने सैंपल भेजा है यहाँ का भी। भाई, मान लिया नई जमीन टूटी हुई है, 4-6 साल के दौरान में टूटी हुई है इन्होंने, तो ये 12-6 महीने से ली है, तो इस जमीन में भी मेरे को फंगस ज्यादा महसूस हो रही है। तो इसका भी सैंपल भेजा है अभी, देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। तो इसकी जो भी रिपोर्ट आएगी हम देने की कोशिश करेंगे आपको। तो ये सिस्टम है सर। ओम, हमारा निवेदन ऐसा था कि यदि आप एक आध एकड़ ऐसी जमीन लें जिसमें बहुत दिनों से ही यूरिया, रासायनिक खाद, जैसे पंजाब के लोग हम यहाँ दूर से ये सुन रहे हैं कि पंजाब की जमीन बहुत खराब हो रही है, पंजाब की जमीन बहुत खराब हो रही है, तो 1 एकड़ जमीन यदि आप ऐसी भी ले लें जो जिसमें लगभग लगभग 20-30 वर्षों से रसायन की खेती हो रही है, और उसकी भी जांच करा के उसको भी थोड़ा एक दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करें, तो शायद हमें भविष्य में उसका बहुत लाभ मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। जी ओम। सर सर, ऐसा हम तो नहीं कर सकते कि भाई जमीन को ले, लेकिन यहाँ गांव में जो है ना, 2-3 साथी हमारे तैयार हुए हैं, उनकी जमीन का मैं ये करवाऊंगा। जी जी, वही मेरा मतलब है। लेने का मतलब ये नहीं है कि हम खरीद लें, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल करें। करवाऊंगा सर, और उसको करवाने के बाद ही उनसे शुरुआत हम करेंगे, उनसे शुरुआत हम करेंगे, उनको तैयार कर रहा हूं मैं। हाँ, ये सारी चीजें पर होंगी। उसके लिखित प्रमाण होने चाहिए, जैसे पहले जमीन की आप एक टेस्टिंग करा लें, फिर जो हम 1 साल 2 साल जितने भी दिन बाद, फिर उसकी 6 महीने बाद टेस्टिंग कराएं, ऐसे कुछ प्रमाणिक, क्योंकि आजकल जो है जो सारे विज्ञान के पैरामीटर पर ही लोग चलते हैं। जैसे हमारे आदरणीय स्वामी जी ने, उन्होंने कहा भाई ये ब्लड प्रेशर कम हो रहा, तो लोगों ने कहा कि नहीं ये तो होते ही नहीं, विज्ञान मानती है ब्लड प्रेशर एक बार हो गया वो कभी जाते ही नहीं। पर उन्होंने जब उनकी मशीन पे दिखा दिया वजन कम हो रहा, उनकी मशीन पे दिखा दिया, तो फिर तो सब पूरा संसार मानने लगा। यही बात हमें अपनी जमीन के संबंध में भी करना होगा
कि आज हमारी जमीन का पीएच लेवल कितना है, नाइट्रोजन कितना, और हम लगभग 2 बार हमने ये चीज अपने ऑर्गेनिक डाली, उसका प्रभाव क्या हुआ है, 2 साल 4 साल बाद क्या प्रभाव हुआ, ये तुलनात्मक अध्ययन होगा तो निश्चित रूप से फिर लोग जो है उसको स्वीकार करेंगे। ओम जी। ओम सर, मैं इसी के संदर्भ में जो ना एक सूची बनाऊंगा और सूची बनवा के और वो चीज बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो भविष्य के लिए मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा कि भाई कम से कम हम, जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हमारी जमीन में ये नहीं है वो नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं या ये जैविक वाले ऐसा करवा रहे हैं, तो उन चीजों को दूर करने के लिए हम उनको ये रिपोर्ट दे सकते हैं, भाई हमने ये किया है, प्रैक्टिकल है, सामने वाली पार्टी का नंबर ये है, और वो चीजें हम बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश भरपूर करेंगे। ओम सर। जी ओम। आदरणीय यादव जी आगे बढ़ाएं और हमारे सदन में जिनका भी प्रश्न हो वो आदरणीय जाट जी से पूछ सकते हैं, ऐसा मेरा निवेदन है। ओम। सदन में उपस्थित हमारे आदरणीय वैज्ञानिक गण एवं किसान भाइयों, हमारे आदरणीय बाबला जाट जी आज के जो चीफ गेस्ट हैं, उनसे अगर कोई खेती किसानी के बारे में कोई चर्चा करना है तो आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। जी आदरणीय बाबला जी, ये कौन से एरिया में आप डेवलप कर रहे हैं पंजाब में? जी ओम, मैं रोपड़ पंजाब में हूँ जी, रोपड़ पंजाब। और जी नूरपुर बेदी के पास में गांव है जटवाड़, भैंसा नूरपुर बेदी जटवाड़ गांव है जी। तो जी सर, जटवाड़ जी सर, जी और जांडिया 2 गांव की जमीन है ये, जी लगभग सर, जी जमीन ये जांडिया की है। और जटवाड़ जो है शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर के नाम से काफी मशहूर है, बिल्कुल मैं शिव मंदिर के साथ में ही हूँ। ओम। जी। ओम सर, धन्यवाद। ओम जी, मुझे क्वेश्चन करना, जो आपने चारा बोला वो कितना केजी डाल बॉईल करना रहता है? आदरणीय बाबला जाट जी, राजश्री बहन जी का सवाल है। बहन जी सवाल दोहराएं। जो आप जो चारा बोले, जो खेत में जो खरपतवार उगता है, उस चारा को कितना बॉईल करना है? लगभग 40 से 50 किलो ले लेना है बहन जी, और हर 40? चीज, हाँ हाँ, 40 से 50 किलो वजन ले लेना है, ज्यादा भी ले सकते हैं आप। हाँ। जी और हर जड़ी बूटी ले लेनी है, वो फसल नहीं लेनी जिसके अंदर हमने स्प्रे डालनी। जी जैसे हम उदाहरण के तौर पे अभी आगे गेहूं के अंदर डालेंगे, तो जी, उसके अंदर खून धन्यवाद। न हो, सरसों के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर सरसों न हो, चने के अंदर डालें तो चना न हो, साथ में वो चीज उखाड़ के बॉयल नहीं करनी। उसका जी कारण ये है, हम अपनी मल का खुद सूग मानते हैं, हम अपने मल की खुद सूग मानते हैं। जैसे गाय का गोबर मिल गया, भैंस का गोबर मिल गया, हम भाग के उठाते हैं, भेड़ बकरी की एड़ी मिल गई, भाग के उठाते हैं, और हम अपने लेटरिन को सूग मानते हैं। वैसे ही फसल सजीव है, वो अपनी मल की सूग मानती है, तो वो अपनी खुद की ग्रोथ रोक देगी, और कोई कारण नहीं है उसका। उसका कारण यही है कि वो ग्रोथ रोक देगी। इसलिए जिस फसल के अंदर हमने वो जड़ी बूटियों का अर्क डालना है, वो जड़ी बूटी के साथ में उस फसल को नहीं उखाड़ना, अगर उखड़ गई तो उसको साइड में रख दो। ठीक है जी। ओम जी, धन्यवाद। आदरणीय राजश्री बहन जी और आदरणीय हमारे बाबला जाट जी, और भाई का कोई सवाल हो तो आदर आमंत्रित थे।
जी ओम नमस्कार सभी सदन को। बावला जाट जी का जो विषय है प्राकृतिक खेती को लेकर के, उसमें मेरा यह सुझाव है कि आप एक बुक लिखने की तैयारी करें बावला जाट जी के द्वारा। जैसा भी आपका अनुभव हो, जिस जिस क्षेत्र में क्या क्या कार्य करना है, कौन से प्रोडक्ट बनाना है प्राकृतिक खेती के अंतर्गत, उसकी एक बुक लिख कर तैयार करें और वो बुक अपन सभी किसानों को जो मूल्य निर्धारित होगा उसके आधार पर आप सप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे आप लोगों ने आज जो बताया अनुभव, उसमें क्या क्या हमको थोड़ी देर याद रहेंगे फिर कभी भूल गए। तो आपके लिए कोई पुस्तक प्रत्येक किसान के पास अवेलेबल रहेगी तो वो कभी भी उसको देख सकता है और उसके द्वारा आपके बताए हुए कार्य के मार्ग पर वो चल सकता है। यही मेरा सुझाव था आज का। धन्यवाद। धन्यवाद बनेश्वर जी। मैं और झारखंड से बोल रहा हूँ। ओम जी ओम स्वागत है। आदरणीय मुख्य अतिथि से मेरा निवेदन है कि अभी हम जैविक खेती कर रहे हैं धान का 4 सालों से। तो लोग अगल बगल वाले तो खरपतवार मारने वाला जहर डाल देते हैं और मैं नहीं करता हूं तो मुझे परेशानी बढ़ जाती है। तो मैं आपका जानना चाहता हूं कि ये जो खरपतवार है, खरपतवार को अभी हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या उसी जगह पैर से गाड़ दें, उसी खेत में निकालते जाएं वहीं गाड़ दें तो क्या दोबारा तो नहीं आएगा? खाद हो जाएगा ना सर? ये धान के खेत में उठा करके नहीं उस आड़ में फेंक देते हैं लोग, तो उसको फेंक कर नहीं फेंक करके क्या उसी खेत में गाड़ दिया जाए तुरंत? ओम सर बिल्कुल कर सकते हैं। पैर के नीचे दबा दो उसको, मिट्टी में दब जाएगा और वो वहीं पे खाद का रूप दे देगा अपने को। फेंकने की बजाय फेंकेंगे तो वो पानी नीचे जाएगा, पानी नीचे जाते ही जो वो अपनी ग्रो फेर करेगा और फिर बीज बनाएगा। इसकी बजाय अपन उसको पैर के नीचे दबा के और मिट्टी में दबा देंगे, क्या दिक्कत है? बिल्कुल हो जाएगा अपना, सही है, वो खाद का रूप हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आज से तो जरूर प्रयोग किया जाएगा। धन्यवाद। अभी काम जारी है सर। ओम जी, ओम जी, मैं कुमार रमन सिंह जी बोलिए। बिहार से बोल रहा हूँ। अपने चीफ गेस्ट से मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जैविक खेती करता हूँ। तो धान के फसल और सब्जी के फसल में ऐसे खरपतवार उग जाते हैं जो इतना माने असंभव है। जितना हम धान या कोई फसल लगाते हैं उससे कई गुना में बिल्कुल एक घास पर जैसे बिजड़ा डाला जाता है उस तरह के खेतों धान के खेत में खरपतवार उग जाता है। एक बार दो बार उसके गुड़ाई करने पर फिर भी वो पुनः उसका जर्मिनेशन जम जाता है और उसमें कई विभिन्न प्रकार के ऐसी घासें जम जाती है जिसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। नई नई घासें आ जाती है और कभी उसमें हम लोग जेठ की धान की रुपाई से पहले उनको हम जुताई भी कर देते हैं सुखला। फिर भी जब बारिश होता है और धान की जब उस रुपाई हो जाती है उसमें विविध प्रकार के खरपतवार नाशक हो जाता है। तो कि इसका कोई बायो हर्बिसाइड हो, यदि आप इसके बारे में मार्गदर्शन में, ताकि हम किसानों को से उस समस्या से मुक्ति मिल सके। ओम सर, सबसे मोटा कारण आपको एक बता देता हूँ। हमारे घरों में होता है अक्सर ऐसा, माता बहन के पेट में जब बच्चा होता है तो उसका दिल कभी तो मुल्तानी खाने को करता है, कभी किसी चीज को खाने को करता है, कभी किसी चीज को खाने को करता है। ऐसे ही जमीन की अगर जो पूर्ति हो जाए, धरती माता क्यों उगाती है? खरपतवार क्यों उगाती है? खरपतवार उगाती है अपना पेट भरने के लिए, लालन पालन करने के लिए। अगर हम उसकी पूर्ति कर देंगे, नहीं उगाएगी वो। रही बात दूसरी, आप सब्जी के अंदर मल्चिंग के ऊपर ध्यान करो।
मल्चिंग सब्जी जब भी लगाओ वो मल्चिंग के ऊपर ही करो, मल्चिंग भी घास फूस की हो, न कि प्लास्टिक वाली। इससे आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रही बात बार बार नहीं कराना, तो अगर उसकी पूर्ति कर देंगे ना हम, तो वो चीजें नहीं होंगी, बहुत कम होंगी। और खरपतवार का निदान ये है, या तो हाथ से चुनाई करें, अगर हाथ से चुनाई नहीं कर सकते आप, तो जो जो खरपतवार आपके खेत में उग रहे हैं उसके ऊपर वही खरपतवार बड़े वाले उखाड़ के कहीं से भी, अपने खेत से या पड़ोसी के खेत से, उसको उबाल के और उसका स्प्रे दे दो 2-3, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उस खरपतवार की ग्रोथ रुक जाएगी और अपनी फसल ऊपर चल पड़ेगी। वो जो खरपतवार वाला मैंने बताया है, जड़ी बूटियां जो भी खेत से उखाड़ के हमने स्प्रे डालनी है, तो उसके 2 कारण होंगे। वो खरपतवार चल रहे हैं वो रुक जाएंगे 2-3 स्प्रे डालने के बाद, और फसल जो है वो ऊपर निकल जाएगी, तो उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। हो खरपतवार का जो विषय है वो आप लोगों ने बताया, उसमें कितनी देर तक उबालना है, कितने लीटर पानी लेना है और कितने रह जाने तक उबालना है उसको? उसको अच्छे से उबाल लो सर, अच्छा न्यूट्रिएंट्स वैल्यू निकल आए। अपने जब ज्यादा उबालेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। पानी अपने हिसाब से रख लो भाई, वो खरपतवार जो हम उबाल रहे हैं वो पानी के अंदर डूब जाए, इतना पानी डाल लो। वो अपने हिसाब से कर लो, कोई दिक्कत को नहीं। पानी अगर ज्यादा ले लिए तो भी दिक्कत नहीं है उसमें, और ज्यादा देर तक लंबे समय तक उबाल लिया तो भी अच्छा रहेगा। और उसको फिर निचोड़ के जो है खरपतवार को अपना कहीं बाहर नहीं फेंकना, किधर भी अपना खेड़ी वगैरह में डाल दो जहां अपना पानी जाता है खेत में, तो वो डबल काम करेगा। बाहर फेंकने में फायदा क्या होगा? ये चीजें आप कर सकते हैं। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बाबला जाट जी। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी तो मैं सादराबाद करता हूँ, दुआएं और धन्यवाद मुन्नीलाल जी। हमारे आज की जो मुख्य अतिथि है बावला जी, बहुत अच्छी उन्होंने जानकारी दी है। और खरपतवार नियंत्रण ये अहम प्रश्न है। हम हर जगह पे घूमते हैं किसानों के साथ में ऑर्गेनिक खेती में, तो उनके 2 ही अहम प्रश्न है। एक तो है खरपतवार नियंत्रण कैसे करना और ऑर्गेनिक उपज को कैसे बेचना। ऑर्गेनिक उपज को कैसे बेचना ये तो आज के लिए अलग इश्यू है, लेकिन खरपतवार नियंत्रण, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है वो उसी में होता है, और इसीलिए कई सारे वैज्ञानिक अपने अपने तरह से ऑर्गेनिक में खेती खरपतवार नियंत्रण कैसा हो इसके लिए प्रयोग कर रहे हैं और उसका रास्ता ढूंढ रहे हैं। बावला जी ने जो एक रास्ता निकाला है, बावला सर जी से मैं थोड़ा नम्र निवेदन करूंगा, जैसा हमारे मेहरा सर ने भी बोला कि आज के विज्ञान की परिभाषा में या जिसको लोग समझे, तो किताब लिखने की बात तो बावला जी भविष्य में करेंगे, लेकिन खरपतवार नियंत्रण के लिए उन्होंने जो प्रयोग किए हैं उस प्रयोगों को वो यदि इस तरह से रखते हैं कि भाई जैसा अपन 10 परनी में बोलते भाई 2-2 किलो 10 झाड़ू की पत्ती लो, उसको 50 लीटर में डालो, मतलब मापन में होनी चाहिए। आज विज्ञान क्या है कि परिभाषा वही समझता है। तो ऐसा बावला जी से मैं थोड़ा नम्र निवेदन करूंगा कि आप खरपतवार नियंत्रण का आज जो निवेदन दिया है उसको इस तरह से सदन के सामने रखे कि कितना किलो लेना है, कितने पानी में डालना है, कितना देर उबालना है, उसका कितना आधा रखना है या चौथाई रखना है, और उसके बाद में उसके कितने दिनों के बाद में कितने स्प्रे करना है, इसके बारे में यदि आप बावला जी आज सदन को बताते हो तो निश्चित रूप से यहाँ पे कई सारे किसान जो है जो अपने अपने खेतों में अपने अपने फसलों पे ये प्रयोग कर सकते हैं। और ये प्रयोगों की निचोड़ क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, हम 1-आध महीने के बाद में फिर उसका जायजा ले सकते हैं। उसमें हमारे तरफ से कुछ गलती हुई है या प्रयोग में कुछ गलती है या कुछ सुधार करने की क्या जरूरत है, तो ये निष्कर्ष बहुत तेजी से निकल जाएंगे।
और इसके माध्यम से आप जो सेवा करने के लिए पंजाब में बैठे हो और सेवा के माध्यम से आप किसानों को खरपतवार नियंत्रण का मार्गदर्शन दे रहे हो, तो इसमें ये हमारा योगाहार ग्रुप जो है बहुत तेजी से आपको मदद करेगा। और आपकी और हमारी सभी की एक ही संकल्पना है कि किसानों का खरपतवार का नियंत्रण जल्दी से जल्दी हो। तो इसके लिए मैं फिर से आपको विनती करता हूँ कि आप इस मापन की परिभाषा में अगर 2-3 मिनट में आप बताते हो तो हमारे लिए और सभी के लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद। हाँ ओम डॉक्टर साहब इसके लिए लगभग हमने वजन ये फिक्स नहीं किया है, लेकिन लगभग 50 किलो तो कम से कम लेना है। ऊपर से ऊपर आप ले सकते हैं एक बार, और लगभग 5 दिन में 4 दिन में 5 दिन में 4 दिन में ऐसे 3 स्प्रे कंटिन्यू कर दिए हाथों हाथ। जैसे आज किया, आज से 5 दिन के बाद फिर उबाल लिया हमने, या वेस्ट डिकम्पोजर में डाल लिया, या गोकर्पामर्तम बैक्टीरिया में डाल लिया। जैसे आज हमने 50 किलो को उबाल लिया, ठीक है, और 50 किलो या 1 क्विंटल को या 70 किलो को अगर हम काट के और उसको वेस्ट डिकम्पोजर में या गोकर्पामर्तम बैक्टीरिया में डाल के छोड़ देते हैं अगले 5 दिन के लिए, ठीक है, वो अगले 5 दिन के लिए जो गोकर्पामर्तम बैक्टीरिया में वेस्ट डिकम्पोजर में डाल रखा है वो भी ले सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं उबालना, क्योंकि 5 दिन के अंदर वो बैक्टीरिया उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू निकाल देगा और अगले फिर 5 दिन के दौरान में फिर वही रीजन दोहरा देना। ऐसा हम कर सकते हैं, तो करके देखेंगे। बिल्कुल उस चीज का अगर रिजल्ट आए तो बहुत बढ़िया बात है, और आएंगे मेरे हिसाब से तो मैंने तो किया है इस चीज को, तो आप एक बार करके देखिए, और हर साथी जो है ना अपने अपने तरीके से करके देखेगा उस चीज को, फिर वो आगे चीज बढ़ जाएगी। धन्यवाद। आदरणीय बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया ये जो आपने खरपतवार का पानी का छिड़काव, उसमें हमें पालक से और पानी मिलाना है कि सिर्फ वही छिड़काव करना है? 200 लीटर 150 लीटर जो भी पानी लगेगा सर उसमें मिलाना है। प्यावर का अगर हम करेंगे ना तो फिर वो वेस्ट डिकम्पोजर या गोकर्पामर्तम बैक्टीरिया में होगा तो फसल को जला देगा। तो पानी के अंदर मिलाना है और फसल को तरबतर करना है। ये नहीं है कि भी हमने स्प्रे करते चले गए ना, भले ही जमीन पे गिरे टपका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी फसल है उसको तरबतर कर देना है। तरबतर करना मतलब उसके ऊपर कुछ ऐसा फेरना है ताकि वो लटक जाए और फिर सीधी हो जाए। शायद तरबतर का मतलब है बावला जी का, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि वो उसको ऊपर नीला देना है पौधे को। जैसे सर सीवीआर पेटेंट हम करते हैं ना, सीवीआर पेटेंट करते हैं तो उसका गहरा स्प्रे करना पड़ता है। सीवीआर पेटेंट का मिट्टी अरंडी तेल का जो भी हम स्प्रे करते हैं तो उसको बिल्कुल पौधे को तरबतर बोले तो टपका बन के नीचे गिरता है, ऐसे स्प्रे करना। बिल्कुल आप बता रहे सर कि नहला देना है, हाँ वही सिस्टम है सर। तो एक प्रश्न मेरा और था जो लगभग छूट रहा है, जिस पर कभी हमारे आदरणीय शरद वर्मा जी ने भी उस पर चर्चा की थी कि, और कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं सदन से उस पर राय चाहूंगा। वो नीदरलैंड का जो था वीडियो था, उसमें सर ये बताया गया कि वहां की जमीन हमारी जमीन से भी कम फर्टाइल है, बहुत छोटा सा देश है, परंतु बहुत अधिक मात्रा में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उत्पन्न करता है और संसार को निर्यात करता है। हमारे यहाँ से लगभग दुगना निर्यात है उसका। और ये जो चीज है, उन्होंने कहा कि हम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, छोटे छोटे तकनीक, और वो तकनीक में जो है यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं। और इस पर पहले शरद वर्मा जी ने भी ये कहा था कि जो छोटे छोटे यंत्र है उनका यदि हम उपयोग करें, आपने भी कहा कि कुछ ऐसे यंत्र हमने बनवाए हैं, तो उनके संबंध में भी यदि चर्चा करेंगे कि उन यंत्रों का उपयोग करके हम किस प्रकार से अपनी खेती को और अधिक अच्छी कर सकते हैं, अधिक उपज ले सकते हैं, उन यंत्रों का भी यहाँ यदि वर्णन किया जाए तो सदन को बहुत फायदा होगा। ओम।
जी ओम। सदन को सादर प्रणाम। रमेश सर ने बोला वो बात में काफी दम है। अगर आप छोटी छोटे टूल्स लेते हैं निंदाई के, लेकिन आपको एक मार्किंग करके फसल लगानी पड़ेगी। आपको मार्किंग अगर आप कर पाए, जैसे आपको मान लो कि बेल वाली चीजें लगानी है, तो आपने रो से रो की दूरी 4 फीट रख ली, प्लांट से प्लांट की दूरी 3 फीट। अगर आपने एक डिजाइन से पर्टिकुलर बोया है, तो वो छोटी छोटी मशीनों से निंदाई बहुत अच्छी हो सकती है। पावर टिलर आते हैं, पावर बीडर आते हैं, हैंड चलित यंत्र आते हैं, जिनसे आप बहुत अच्छी निंदाई कर सकते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शरद जी। और हमारे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ने महत्वपूर्ण सवाल किया। आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट आज के बावला जाट जी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ राज्य प्रभारी आदरणीय राजेंद्र राय जी उपस्थित थे। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे दैनिक व्यवहार कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय राजन जी हैं कि चले गए? हैं आदरणीय राजेंद्र राय जी, वरिष्ठ राज्य प्रभारी पतंजलि किसान सेवा समिति। व्यक्त हो गए। चलिए वो नेटवर्क में जी मुन्नीलाल जी। जी आदरणीय रवि आदित्य जी। मुझे सुमेर सिंह जी से एक चीज़ जानकारी चाहिए थी। जैसे इनके बारे में एक दफ़ा मैंने पढ़ा था, जैसे बिहार में हमारे अखिलेश जी ने प्याज पे बहुत अच्छी खेती की थी। तो इनके जो प्याज की खेती करना और उसके संरक्षण की जो प्रक्रिया थी, मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाह रहा था कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रशंसनीय था वो लेख, क्योंकि वो प्याज की मार्केटिंग और प्याज का जो प्रसंस्करण था वो बहुत बढ़िया था। तो सुमेर जी इस पे थोड़ी सी मुझे बताएंगे कि वो किस प्रकार से आपने की थी उस प्याज के ऊपर में। ओम सर, प्याज को मैंने पहले उखाड़ के अपन उसको काटना नहीं है, उसको ऐसे ही बांध देना है गुच्छे में, और गुच्छे में बांध के उसको केड़े की तरह लटका देना है। 2 गुच्छों को एक रस्सी के सहारे बांध देना है, या अपने माताएं बहनें जो कपड़े यूज करती हैं आजकल बम्बर वगैरह ओढ़नी के तौर पे, वो टाइट होती है रस्सी, उसी से बांध के और लटकाया था सर मैंने इसको, और बहुत अच्छा स्टॉक रहा था। जो प्याज गल जाता है वो जो है उस पूरे को खराब नहीं करता, वो नीचे अपने आप गिर जाएगा। तो जी तो उसमें कितनी जी अच्छा जी किस संख्या का प्रयोग हुआ था सुमेर जी इसमें? हाँ सर, एक गुच्छे में कितने मतलब कितने का बंच था, एक गुच्छा कितने का था जो आप बता? वो तुलाई नहीं की सर मैंने। अच्छा वो तुलाई नहीं किया, उसमें कितने? और ये जो आपने एरिया इस्तेमाल किया था इस प्रयोग करने में, तो वो कितना उसमें कितने टन या अगर क्विंटल में कहे तो कितने प्याज होंगे वो मात्रा में, अगर हम अंदाज में पूछे? लगभग मेरा 60 क्विंटल के आसपास प्याज मेरा जो है वो बंदाई में आया था सर जी। लगभग 60 क्विंटल के आसपास प्याज बंदाई में आया था, और एरिया था वो शायद 18 बाई 18 या 20 बाई 20 ऐसा ही था बस। अच्छा। क्योंकि हर चीज का जो ना मैंने वो वैज्ञानिक पद्धति से नहीं, एक अपना ग्रामीण पद्धति से ही जो है ना ये कर दिया। जी। यहाँ जो है ना, यहाँ एक चीज बिल्कुल सामने आ रही है कि हमें वैज्ञानिक पद्धति से चलना पड़ेगा, एयर फुट नापना पड़ेगा, कितनी रस्सी लगनी है, वो चीज मैं नहीं कर पा रहा। ये मेरा एक पागलपन है, मेरी गलती है, तो वो चीज मैं नहीं कर पा रहा। बाकी वो चीज की, और बिल्कुल आपकी बात सही है, लेख भी आया था और टेक्निकल फार्मिंग पे वो वीडियो भी आया था काफी जी मैंने देखा था वो वीडियो, क्योंकि मैं अभी इन लोग से शेयर भी करूंगा आगे समय में, क्योंकि वो चीजें मैंने पढ़ा था। क्योंकि एक हमारे यहाँ के एक वैशाली में कुमार अखिलेश कुमार हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से जैविक खेती की थी प्याज की। और ये आपका जो गुच्छा वाला मैंने फोटो देखा था, तो ये क्योंकि स्टोर करने की जो प्रक्रिया है वो तो थोड़ी अलग थी लोगों के आपकी, क्योंकि उनका भी अलग था। तो इसमें लाइफ कैसे था, मतलब मेरा ये पूछना था कि
एक लाइफ अगर इसको देखा जाए कि गुच्छे में अगर हम प्याज को टांग रहे हैं तो आप कितने दिनों पे इसको हटा रहे थे और अधिकतम कितने समय तक इसकी लाइफ बची थी उसमें? लंबे लंबे समय तक रख सकते हैं सर, लेकिन उसमें मेरी कमजोरी एक रही कि जैसे बारिश का समय आ गया तो उसको थोड़ा सा जो है ना मैंने खुले साइड के अंदर टांग रखा था। तो जी। उसमें एक चीज मैंने, मेरी गलती ये देखी कि उसके अंदर अगर चारों तरफ से अगर पॉलीथीन का ये लगा देते ना, हाँ हाँ। उसको बंद कर देते तो टेम्परेचर मेंटेन कर जाता वो, अच्छा अच्छा, हाँ। क्योंकि तो बारिश उसमें के अंदर नहीं पकड़ेगा वो। अच्छा, तो ये नमी नमी का प्रभाव उसमें आपने देखा क्या उस पे आगे? मैं आज झूठ बोल दूं फायदा नहीं है, जो नहीं चीज नहीं जी, मेरी क्योंकि ये तो वो चीज मैंने देखी उसमें। जी जी मेरे पास बंद कमरा नहीं था, मेरे पास खुला शेड है 36x90 का, जी। और उस शेड के अंदर ही मैंने लटका रखे थे वो। बाकी रिजल्ट बहुत बढ़िया रहे सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। है सर। और उसमें दो चीज मेरे को थोड़ी सी देखने में ये आई, एक तो मेरा लेबर की कॉस्ट घटी, दूसरा अगर हम जी लोग डाल देते ना तो इतना प्याज ये नहीं कर पाते, क्योंकि हर तीसरे दिन फिर उसके अंदर से हाथ निकालना और फिर वो पूरा प्याज खराब हो रहा उसको बाहर निकालना। जो भी प्याज कोई एक आध खराब भी हुआ तो वो नीचे गिर गया, ऐसे होगा। नीचे गिर गया तो नीचे गिरने से जो है ना उसका फायदा हो गया अपने को। तो अच्छा दूसरे अच्छा जी। तो ये सिर्फ उसमें अब एक चीज सिर्फ ध्यान देने की है सुमेर जी कि उसका जैसे आपने जो एक गुच्छा तैयार किया उसका मेजरमेंट अगर हो जाए तो आपकी, जैसे आपने बताया ना कि समय और लेबर कॉस्ट की, तो उसकी थोड़ी बचत हो जाए कि अगर उस प्रयोग में अगर अगर उसका एक गुच्छा उस अंदाज पे तैयार कर ले तो वो एक सुविधा हो जाए। तो ये प्रयोग एक अच्छा प्रयोग है आपका, बहुत अच्छा है इसमें ये बताने के लिए। तो मैं अब अपने ग्रुप में इसे शेयर भी करूंगा आपके उस आर्टिकल को और वीडियो भी, और आप अपना नंबर भी जरूर साझा करेंगे क्योंकि सारे किसान बहुत ही प्रयोगधर्मी हैं हमारे इस ग्रुप में। तो सारे लोग बहुत ही एक्सपेरिमेंटल हैं, जितने लोग भी हैं वो लोग एकदम लर्निंग मोड में रहते हैं, सीखने के मोड में, आप ही की तरह। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमेर जी। मेरा मोबाइल नंबर सर 9991634300, और एक चैनल भी बना रखा है मैंने, जो अनुभव हमारे होते हैं। मेजर फोन आया हुआ भाई, तो वो चैनल का नाम है टेक्निकल बावला जाट। टेक्निकल बावला जाट है, उसके ऊपर मैंने जो भी मेरे एक्सपेरिमेंट रहते हैं वो मैं डाल रहा हूँ, और कर रहे हैं कोशिश, एक छोटी सी पहल जो भी होता है। हाँ, ये छोटी छोटी चीजों पे मेरी गलती ये है कि मैं ध्यान नहीं करता कि भाई उस चीज को बारीकी से ये लिया जाए, नहीं, बस ऐसा ही अपने किसान की तरह जो है ना उसको किया और बस हो गया। ये थोड़ा सा मैं ये कर रहा हूँ, बारीकी से नहीं कर पा रहा कि वैज्ञानिक पद्धति से जो है ना इसका किलो में वजन क्या है, स्क्वायर फुट क्या रहेगा, या उसको कितना क्या करना है, वो नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं सर, जितना अनुभव। जी जी, लेकिन उसमें आपने जो चैनल की चर्चा की है ना, तो उसी में आप थोड़ी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन जरूर डालें, क्योंकि अगर जितने भी लोग सुन रहे हैं अगर वो देखते हैं उसी इसमें फॉलो करते हैं तो उनको एक अंदाज जरूर मिलेगा कि इसमें हमें कितना करना है। और एक हमारे आदरणीय पवन सर हमेशा कहते हैं कि जो अब आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, जो आपकी पढ़ाई लिखाई है और जो जो लर्निंग्स है, जो प्रयोग आपने किया है, वो काफ़ी अतुलनीय है, अद्भुत है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपसे सीखने का और आपसे आपके चैनल पे आप उसमें भी अपडेट करते रहें हर एक प्रयोग के लेख को या हर एक प्रयोग के एक्सपेरिमेंट को। जी जी, धन्यवाद। हाँ बावला जी, आपका जो प्रयोग है वो बहुत अच्छा है, और आप मन में यानी आप बहुत खुले दिल से आपने मान लिया है कि आपने अभी नापन नहीं किया कितना केजी है कितना समय है, तो भविष्य के लिए वो करते रहिए। उसके मतलब जो भी नोटिंग्स है उसका लिखाई लिखते रहिए, और अभी तक जो किया है उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उसका जो खरपतवार काला है या और भी जो प्रयोग है उसका क्या क्या किया है वो कागज पे लिख के आप यदि ग्रुप में डालते हैं या हम लोगों को भेजते हैं, तो किए हुए चीजों को विज्ञान में कैसे ढालना, यही तो हमारा काम है और क्या है। तो कई लोग तो इसी तरह से छोटे मोटे प्रयोग करते रहते, उनको शायद पता भी नहीं होता, लेकिन उस चीज को फिर वैज्ञानिक तरीके से परखना और वैज्ञानिक ढांचे में डालना और उसके परीक्षण करके फिर उसके प्रयोगों की सत्यता जो है वो जनता को देना,
यही वैज्ञानिक का काम होता है। तो मेरा फिर से नम्र निवेदन है, आपने जो खरपतवार के बारे में जो किया है वो यदि एक कागज पे लिख के आप हमको भेज देते हैं या ग्रुप में डाल देते हैं तो निश्चित रूप से, या और भी जो हमारे रवि जी ने जो बोला है वो जो ऑनियन वाला प्रयोग है, जो भी किया है आपने, भले वो लिखाई पढ़े नहीं होंगी, लेकिन अभी आपने जो किया है उसका मेजरमेंट नहीं होगा आपके पास में, लेकिन जो किया है उस वास्तवता को आप लिखित रूप में ग्रुप में डाल दीजिए। तो बहुत सारे यहाँ पे जो किसान है, वैज्ञानिक का परिभाषा को समझने वाले लोग हैं, वो अपने अपने तरीके से करेंगे और उसका जायजा लेके एक वैज्ञानिक निष्कर्ष तक आ सकेंगे। यही मेरा नम्र निवेदन है। धन्यवाद। ओम डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बोला आपने, और बिल्कुल मैं करूंगा, कोशिश ये करके दूंगा और बिल्कुल मिलेगा सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर किशोर दुबे जी। हमने आदरणीय राजेंद्र राय जी को आमंत्रित किया था, शायद आवाज मेरी घर पहुंच रही हो, वरिष्ठ राज्य प्रभारी है हमारे साथ। अब मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं कि वो आए और वो भी अपने सुझाव देने का कष्ट करें। आदरणीय वरिष्ठ राज्य प्रभारी राजेंद्र राय जी। जी ओम आदरणीय, आवाज सुनाई पड़ रही है मेरा? आपकी आवाज पूरे देश सुन रहा है। तो आज हम उपस्थित हैं आप लोगों के सामने, और हमारे बावला जी जो बताया बहुत ध्यान से मैंने सुना, और हमको लगता है कि बहुत उपयोगी है। हम लोग जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ धान और गेहूं का मुख्य फसल है, सब्जी का कम होता है फसल। हम लोग जहाँ रहते हैं जहाँ, तो धान और गेहूं में ये है कि खरपतवार इतना ज्यादा उगता है। हमारे बबन जी ट्रेनर जो है बता चुके हैं कि वो उबालने के लिए, तो कहने का मतलब जिसे मान ली कि 1 एकड़ में चाहे 1 हेक्टेयर में, हम लोग 4 बीघा 1 हेक्टेयर को बोलते हैं, एकड़ को 1 बीघा 100 डिसमिल बोलते हैं। तो उतना उखाड़ना और उखाड़ करके उसको उबालना थोड़ा ये क्रिटिकल हम लोगों को लगता है कि बहुत, जिसे हमारे यहाँ किसान जो है वहां से उसको बोझ बना करके घर ला करके उसको उबालें और फिर उबाल करके उसको छिड़काव फिर करें, तो वहां से लाने में उतना सामान जो है खरपतवार ज्यादा हो जाता है कि लाने के लिए फिर साधन चाहिए, नहीं तो उतना ज्यादा बहुत मजदूरी लगता है वहां से लाने में आदमी को। इसलिए खेत का दूरी कम से कम 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर की दूरी पर किसानों का घर है, और वहां से ला करके, और में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है। तो कॉस्ट का जो है बेनिफिट मतलब उबालने से मिल जाएगा कि मतलब कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगा, उबालने से उसका बेनिफिट उतना नहीं मिलेगा। इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं। जी आदरणीय। ओम। ओम सर आप घर पे लेके क्यों आ रहे हो? लकड़ी अपने खेत में है, खरपतवार अपने खेत में है, खेत में ही अपना पतीला वगैरह या कोई कढ़ाई वगैरह लेके जाइए और उसको वहीं पे यूज करके वहीं पे कीजिए ना, घर पे अब ले मैं आएंगे। प्रॉब्लम बताता हूँ आपसे कि हम लोग यहाँ लकड़ी का पैदावार बहुत कम है। हमारे यहाँ ये मवेशी का गोबर जो है उसी का गोईठा बना करके और जो है उसको जलावन के काम में आता है। वो भी अब समझिए कि लगभग 80% खत्म हो चुका है। ज्यादा घरों में गैस ही है, किसान के घर में भी गोबर का उतना उत्पादन नहीं है, मवेशियों की संख्या कम हो गई है, तो खेत पर उतना ले आकर के तब वहीं करना पड़ेगा ना उसको। मतलब ये गोबर वाला जो है बना करके गोईठा हम लोग उसको बोलते हैं, और उसी को वहां उबालें वहीं पर खेत में ही, उसको खेत के मेड़ पे वहीं का वहीं हो जाए सर, उसका वहीं पे हमें रिजल्ट लेना है, काम वहीं पे करना है। अभी आप घर पे लेके आओगे फिर वापस लेके जाओगे, वही जी ना, उसको खेत के अंदर ही कीजिए। जी ठीक है। बहुत आपका आभार, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। इसके लिए मैं समूचा सदन को नमन बंदन अभिनंदन करते हुए, आपका परामर्श जो है बहुत सराहनीय है, और आगे भी हम लोगों को ऐसा आप दिया करें सलाह, उसमें हम सब गृहस्थों को, बहुत किसानों को बहुत बड़ा फायदा है। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। आगे जो आप लोग कहना हो आप लोग कहें, सुझाव देने, और जिसको सुझाव देना है। जी ओम। ओम। राजेश जी,
हमारा छोटा सा निवेदन था कि अपन जी, जी। लकड़ियां वहां पे नहीं है, गोबर नहीं है, तो एक जी। दिन वहां पे काम करने के लिए हमारा गैस और सिलेंडर भी लेके जा हाँ, लेके जो जा भी है सकते हैं ना। समझिए खेत पर ही। जी, जी। हाँ, वो बहुत आसान काम हो जाएगा ना, इतनी बड़ी हाँ, जी, जी। खरपतवार बंडी से लाना और लेके जाना, तो उससे तो हाँ। बेटर है कि भाई हम तो पिकनिक को जाते हैं तो भी गैस और सिलेंडर साथ में लेके जाते हैं, तो खेत तो हमारा भाई यानी पेट भरने का साधन है, वहां पे भी लेके जा हाँ, सकते हैं। जी, समझ धन्यवाद। गया भाई जी। हमको जो है थोड़ा सा ये समझ में आ रहा था भाई, उसको घर लाइए, घर से फिर ले जाइए उबाल करके, तो हम समझ गए बात को। बात सही है, खेत पर ही उसका ये ट्रीटमेंट सब कर देना वहीं पे। सर आदरणीय, ये खरपतवार और पानी का रेशियो बताने का प्रयास करेंगे। जी, जी। हाँ ओम सर, लगभग 40 से 50 किलो खरपतवार का वजन ले लेना है, और पानी जो है आप 60 से 70 किलो ले लो उसके अंदर, मतलब वो आराम से डूब जाए, और उसको उबाल लो। उबालेंगे, ज्यादा तादाद में उबालेंगे तो अपने आप न्यूट्रिएंट्स वैल्यू निकल आएगा, वो हरा हो जाएगा पानी आपका। जितना ज्यादा उबालेंगे उतना ही फायदा है। फिर उसको निचोड़ के और ठंडा होने के बाद निचोड़ के खरपतवार को किसी खाड़ी के अंदर डाल दो, वो ताकि खेत में बह जाएगा पानी के साथ, और उस पानी को आप ले लो छान के। स्प्रे भी कर सकते हैं, छिड़काव भी कर सकते हैं ना? छिड़काव के लिए ही तो ये पानी तैयार करना है ना सर। अच्छा अच्छा। पानी को आप फिर 150-200 लीटर पानी में मिलाएंगे और फिर फसल के ऊपर स्प्रे करेंगे। अच्छा अच्छा, 150। ये खरपतवार माने डूब जाए, पानी में डूब जाए उतना पानी डालेंगे, और जो आधा हो जाए, हरा हो जाए, तब उसको मतलब फिर माने उसको ठंडा होने के बाद छिड़काव किया जाएगा। जी ओम, जाट जी ने जो दूसरी विधि बताई है वो भी शायद उतनी ही उपयोगी होगी, जिसमें उन्होंने कहा गोकृपा अमृत या डिकम्पोजर में भी इन पूरी जो भी हमने निकाले हैं, जो भी वनस्पति ली है, उनको यदि डुबा देंगे तो फिर ये उबालने की समस्या भी नहीं है, केवल उसमें दिन लग रहा है 5, और 5 दिन बाद इसका स्प्रे किया जा सकता है। आदरणीय बावला जी, इस पे अपने टिप्पणी दें। बिल्कुल सही बोला सर आपने, ये बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर अपने को उबालने वाली पोजीशन नहीं हो रही तो डिकम्पोजर, अभी मेरा कहने का मतलब ये है, काफी किसान साथी डिकम्पोजर यूज नहीं कर रहे, गोकृपा अमृतम बैक्टीरिया यूज नहीं कर रहे, इसलिए जो है वो उबालने वाली स्थिति है, और उबालने वाली स्थिति जो है वो तुरंत प्रभाव की है। भाई अपने को तो आज ही डालना है, तो इसलिए हम उबाल सकते हैं। नहीं तो आप डिकम्पोजर में या गोकृपा अमृतम बैक्टीरिया में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, उसका न्यूट्रिएंट्स वैल्यू निकल आएगा। ओ बहुत सुंदर सदन में चर्चा हो रही है जी। और किसी का कोई हाँ जी, हाँ जी, मेरा सदन से निवेदन है कि मैं एक वीडियो अभी अभी PFSP में अभी खेत में काम चल रहा है, वीडियो भेज दिया हूँ, कुछ प्रेरणा लोगों को मिले तो जो खेत में गाड़ने वाला काम है, घास को, खरपतवार को तुरंत किया जा रहा है। आप लोग यदि उसमें मेंबर लोग हैं तो देखना नहीं भूलें, मेरा ये सादर निवेदन है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कृष्ण कुमार जी, और आदरणीय राजेंद्र राय जी, और हमारे आदरणीय बावला जाट जी, और डॉक्टर किशोर दुबे जी, रमेश चंद्र मेहरा जी, सभी को शायद आज अच्छे विषय पे, महत्वपूर्ण विषय पे जो है चर्चा हो रही है। इसी प्रकार का यही उद्देश्य है इस दैनिक उभार कार्यक्रम का, कि हम योग और जैविक खेती की और किसानों की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से सरल तरीके से और आसानी से बिना मार्केट के हम उसका सुलभ कर सकें, ताकि हमारे किसान का जो पैसा है जो बाजार में ना जाए, किसान अपने स्तर पर खेत अपनी जमीन में ही अपना प्रयोग करके और उसको अपने उपज को ले सके। धन्यवाद। और आज लगभग 8:06 हो गए हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी को कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित कर आज का दैनिक उभार कार्यक्रम को समापन करने का कष्ट करें। आज कि हमारे योग की कक्षा भी बहुत अच्छी रही, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से योग कराया,
और आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय बावला जाट जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। अब इस जानकारी को हमें प्रयोगात्मक रूप से काम करना है। उस पर जो भी निर्णय आएंगे वो बाद में, चाहे 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 4 महीने बाद, आदरणीय बावला जाट जी को पुनः हम याद करेंगे। आज हमारे सदन में उपस्थित आदरणीय मुन्नीलाल जी, आदरणीय राजश्री बहन जी, अलका शिंदे जी, बावला जाट जी, भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, बने सिंह जी, दिनेश मेहरा जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, कृष्ण कुमार जी, कुलदीप उनियाल जी, कुमार बब्बन सिंह जी, नीलकंठ सावले जी, प्रणाली महाराते जी, पुण्यकांत समर्थ जी, रघुवीर रावत जी, रजत चौधरी जी, राजेंद्र राय जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, रंजना किहनेकर जी, रवि आदित्य जी, रूप सिंह राजपूत जी, सागर रावले जी, संदीप जैन जी, शरद वर्मा जी, ठाकुर दास जी, उमा शंकर प्रसाद जी, विनोद भट्ट जी और योगाहार ARC से जुड़े हुए और जो लेफ्ट हो गए हैं उन सभी साथियों को नमन। उनका बहुत बहुत हमें आशीर्वाद मिल रहा है। सब लोग साथ जुड़ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए सभी का आभार। ओम जी ओम। धन्यवाद आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आपका भी आभार कि आपने आदरणीय बावला जाट जी को इस सदन में लाए और पुनः दूसरी बार, और उनका मार्गदर्शन हम किसान भाइयों को मिला। महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई, इस आपको साधुवाद। इसी प्रकार का हम सब विशेषज्ञों को, हमारे जो किसान, अनुभवी किसान हैं, जो किसान एक वैज्ञानिक के रूप में अनुभव कर चुके हैं, और ऐसे हमारे किसानों का इस देने के हुआ कार्यक्रम में उनका अनुभव हम सबको प्राप्त हो, हमारे योग शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त हो, और यह सदन में ये अनुभव हम एक दूसरे को बांटें, प्रयोग करें और अपना अनुभव शेयर करें। धन्यवाद। कल मिलते 5:30 बजे। तो तब तक सबको सादर प्रणाम। और भी हमारे परिवार के, समाज के किसान भाइयों को और वैज्ञानिक गणों को इस कार्यक्रम में जोड़ने का प्रयास करें, ताकि हम सब अधिक से अधिक इस देश में अपने जैविक और योग, जैविक खेती और योग का प्रचार प्रसार कर सकें, लोगों को जागरूक कर सकें। धन्यवाद। ओम। जय किसान, जय जवान, भारत माता की जय। पतंजलि किसान सेवा समिति की ये पहल पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के परिवार की ओर से किसानों की समस्याओं का जो समाधान किया जा रहा है, यह अद्भुत कार्य है। मैं सबको प्रणाम नमन वंदन करता हूँ। इसी प्रकार का प्रयास करते रहें और एक दूसरे को जोड़ने का काम करते चलें, तो आगे ये काबिला बढ़ता चलेगा। सदन के पूरे साइंटिस्टगण और किसानगण सभी का मैं बहुत बहुत कर्जदार हूँ कि उन्होंने मेरे को इस मंच पे टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। राम राम। ओम सर। राम राम। आदरणीय बावला जाट जी, आप आते रहिएगा, और आपका ये मंच है और ऐसा नहीं है, और बिल्कुल आपका जब आप आ जाते हैं तो हम सब में खुशी हो जाती है और चर्चा हो जाती है। आदरणीय हमारे राज्य प्रभारी राजेंद्र राय जी को देख करके हमें बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि वो आज सदन में आए और बहुत दिनों बाद आए हैं। आदरणीय राजेंद्र राय जी, वरिष्ठ जन आते रहें, मार्गदर्शन देते रहें, तो ये सदन में हम सबको लाभ मिलता है और आगे का मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। धन्यवाद। ओम। ओम जी। ओम जी, ओम जी, मुन्नीलाल जी ओम, सभी को ओम। आदरणीय संदीप भ्राता जी, सादर ओम। ओम भाई जी। जी भ्राता जी ओम। ओम। ओम।